लिए आएगा रेगुलेटिंग एक्ट। सर ये लगभग 100 साल बाद में आया ये वाला सर कानून। हाँ लगभग बिल्कुल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है ना। ये नहीं नहीं एक मिनट भाई, 100 साल कैसे, 1773 1784 नहीं 1784 73 73 10 83, हाँ इतने टाइम से, 100 साल बाद नहीं है, 100 साल में तो कितने कानून आएंगे अभी देखेंगे, ठीक है ना। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट किस लिए आता है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसकी कमियों को दूर करने के लिए। इसमें देखिएगा यहां पे एक है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसे ध्यान रखिएगा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये आया था, ये इसके थोड़ा सा पहले आया था 1781 में। 1781 में एक अधिनियम आया था, इसी रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही उसको जो नाम दिया गया उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम दिया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी आए कि 1781 के अधिनियम को या एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो अगर कभी ऑप्शन हो एक्ट ऑफ सेटलमेंट तो यही ऑप्शन में लगाना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद क्या आता है, ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट इसे नाम दिया गया। अब इसमें हमें देखना है क्या क्या हुआ। अब वहां पे देखिएगा कंपनी दो काम करती है, कंपनी प्रशासन का भी काम करती है, कंपनी व्यापार का भी काम करती है। यदि कोई व्यापारी ही प्रशासनिक कार्य कर रहा है तो उसमें गुणवत्ता कम हो जाती है। प्रशासन का कार्य प्रशासनिक अधिकारी जितने बेहतर तरीके से कर पाएगा और बिजनेस का कार्य बिजनेस वर्ग जितने तरीके से कर पाएगा, एक ही व्यक्ति दोनों तरीके से उतना बेहतर नहीं कर सकता है। तो अब यहां पे आप देखिएगा स्पेशलाइजेशन ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, स्पेशलाइजेशन। इसे मिटाएं। देखो औद्योगिक क्रांति ने एक चीज और दिया, स्पेशलाइजेशन दिया। इंजीनियरिंग अलग है और इंजीनियरिंग में भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसा है कि नहीं तो एक ही व्यक्ति अपना हर चीज रहता है। हमें इसकी विशेषताएं देखना है। प्रशासनिक और वाणिज्यिक, कंपनी के राजनीतिक, कंपनी दो काम करती थी, क्या करती थी, राजनीतिक कार्य करती थी और दूसरा कौन सा कार्य करती थी, राजनीतिक। इसी को प्रशासनिक भी बोल सकते हैं, प्रशासनिक। और व्यापारिक या वाणिज्यिक, इसी को व्यापार बोल सकते हैं। इन दोनों कार्यों को अलग कर दिया गया। ये इसमें भेद है।
द्वैध शासन की शुरुआत का जो प्रारंभ होता है, द्वैध शासन की जो शुरुआत होती है, आप देखिएगा यहीं से माना जाता है। द्वैध शासन की शुरुआत कैसे माना जाता है? तो इसमें मेन चीज क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट में राजनीतिक प्रशासनिक कार्य और इधर वाणिज्यिक, मतलब राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। अगर ये अलग करते हैं तो जो भी राजनीतिक मामले हैं इसके मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए ये करेंगे क्या? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन करेंगे, एक बॉडी बनाएंगे, एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन। इसी को नियंत्रण बोर्ड बोलते हैं, ठीक है ना, नियंत्रण बोर्ड। अब इस जो वाणिज्यिक मामला है, कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए निदेशक मंडल बनता है, व्यापारिक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के अधीक्षण, मतलब ध्यान दें, व्यापारिक मामलों के देख रेख के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बिजनेस से संबंधित, वाणिज्य से संबंधित जो मामले हैं उसकी देखरेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए इसका जो मैनेजमेंट है कौन संभालेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देखिएगा यहां पे ये बोला जा रहा है कि द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। कौन से शासन की शुरुआत? द्वैध शासन की। अब सोचिए द्वैध शासन की शुरुआत कैसे माना जा सकता है? लगाना है जल्दी से, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया, राजनीतिक मामले अलग और व्यापारिक मामले। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, देखो यहाँ पे द्वैध शासन स्पष्ट रूप से दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं दिखेगा। जैसे भ्रष्टाचार की शुरुआत का बिंदु क्या होता है? भ्रष्टाचार बढ़ता कब है? भ्रष्टाचार तभी बढ़ता है जब सरकार सरकारी नौकरियों को एक सीमा से अधिक बढ़ाने लगती है। भ्रष्टाचार की शुरुआत है। भ्रष्टाचार कहते किसे हैं? भ्रष्टाचार में जब कोई व्यक्ति अपने विवेकाधिकार का दुरुपयोग करे। विवेकाधिकार का दुरुपयोग कब करेगा? जब सरकार के पास शक्तियां ज्यादा होंगी। सरकार के पास शक्तियां कब ज्यादा होंगी? सरकार के पास शक्तियां उस समय ज्यादा होंगी जब सरकार के पास जो पैसा आ रहा है उसका इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है रोजगार के सृजन के लिए डायरेक्ट रूप में। ध्यान रखिएगा, जैसे पहले आप देखते होंगे, पहले जितनी सरकारी नौकरियां थी, कंपनियों के स्तर पर जितनी कंपनियां थी, उसमें आप देखते होंगे जो लोग भर्ती होते थे, अगर उनके पिताजी हैं उस कंपनी में तो उनका बेटा इसमें आ जाता था अपने आप, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाते, सब आ जाते थे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार क्यों था? सरकारी नौकरियां बहुत थी। जैसे जैसे सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं वैसे वैसे भ्रष्टाचार का स्तर कम हो रहा है। हमें यहाँ इस बात से ज्यादा ये समझना है कि अब यहाँ पे द्वैध शासन की शुरुआत हम केवल संक्षेप में ये समझेंगे कि राजनैतिक मामलों को देखने के लिए और व्यापारिक मामलों को देखने के लिए, व्यापारिक मामलों को देखने का काम अब यहाँ पे करेगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर किस में होते हैं? डायरेक्टर कंपनी के होंगे, कंपनी कर रही है। और राजनीतिक मामले कौन यहाँ पे देखने का काम करेगी? कंपनी नहीं देखेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ब्रिटिश। अच्छा सर,
आधा भाग वो देख रहे हैं और आधा भाग वो। इसीलिए मनमोहन जब प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसमें सोनिया गांधी थी, तो उसमें शक्तियां सबसे ज्यादा सोनिया गांधी के पास आ गई। इसीलिए भाजपा के लोग कहते थे द्वैत शासन है ठीक है ना, मनमोहन के पास ताकत कम है, ठीक है ना। मनमोहन बोल रहे थे मेरे को भी लोकसभा चुनाव में खड़ा करो, पता नहीं क्यों नहीं खड़ा किया, उन्हें राज्यसभा से ला रहे, शायद इसलिए कि ताकत ज्यादा आ जाएगी। सोनिया बोलती थी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, जरा आप अपना काम करिए, हम देख रहे हैं, देख रहे थे, कोई बात नहीं। ये समझ रहे हैं, ये सब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। मनमोहन सिंह हुए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, नरसिम्हा राव हुए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये समझ में आया? आप ये ध्यान दीजिएगा, द्वैत शासन की शुरुआत किस एक्ट से मानी जाती है? पिट्स इंडिया एक्ट से। द्वैत शासन की शुरुआत बेटा अच्छा, प्रेजेंट में लगता है कि द्वैत शासन अपनाएंगे, पहले तो मोदी जो चाह रहे हैं कर रहे, किसान बेचारे बैठे हैं अपना वहीं पे, ये तो काम खा बैठे हैं काम खा बैठे चल अगर सर कानून गलत होता है ये वाला, तो बाकी के भी तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश साथ में आते हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है, होशियार करने वाला, होशियारी करने वाला कभी होशियार नहीं होता, होता है होशियार, होशियारी करने वाला व्यक्ति कभी होशियार नहीं होता। ये बात पता नहीं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे या कहीं के थे, तो चुन के आए थे, तो उनसे ये प्रश्न पूछा गया, वहां के पत्रकारों ने पूछा कि सबसे बड़ा होशियार व्यक्ति कौन है? उसने एक ही जवाब दिया कि जो होशियारी ना करे वही सबसे बड़ा होशियार है, क्योंकि होशियारी करने पर ये पता चल गया तो फिर आप होशियार हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी। तो वहां की राजनीति भी होशियारी के आधारित कम होती है। आइए यहां देखते हैं, नियंत्रण जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वहां शक्ति दी गई, तो देखिएगा क्या शक्ति दी गई। इसी को हमने क्या लिखा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको शक्ति दी गई, ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक और सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। मतलब इसका मतलब क्या था कि भारत में जो सिविल एक्टिविटी हो रही है सिविल के स्तर पे, और इसके बाद सैन्य, मिलिट्री, और इतना ही नहीं रेवेन्यू के स्तर पे, बस इस यहाँ पे ऐसे समझ लेना, इन तीनों के स्तर पे जो भी काम हो रहे हैं यहाँ पे क्या करें? अधीक्षण एवं नियंत्रण। इसका मतलब इसकी निगरानी करें और कंट्रोल, मतलब सुपरविजन। क्या होना चाहिए? इसका सुपरविजन होना चाहिए। अब देखिएगा, यहां पे पहली बार ये हो रहा है, ध्यान से समझना है, यहां पे पहली बार ये हो रहा है कि वहां की संसद डायरेक्ट क्या यहां पे कर रही है, यहां पे इंटरफेयर कर रही है, यहां पे क्या घटनाएं हो रही हैं इसको जानने के लिए कह रहे हैं कि सिविल के स्तर पे, नागरिक के स्तर पे, और सैन्य गतिविधियों के स्तर पे, और राजस्व के स्तर पे क्या हो, आप यहाँ पे क्या करिए, इसकी देखरेख करो और इसकी जानकारी मुझे मिलनी चाहिए। इससे ज्यादा मुझे कोई मतलब है नहीं, लेकिन जानकारी मिलनी चाहिए। ये जानकारी लेंगे क्यों? जानकारी इसलिए लेंगे कि अब हमें धीरे धीरे हमारी क्या भूमिका है, ध्यान रखिए।
अब सरकार यहाँ पे नियंत्रण करने की सोच रही है, लेकिन नियंत्रण वो एक समय पर करेंगे। उन्हें चाहिए बहाना, और बिना बहाने के अंग्रेज कोई काम करते नहीं। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज लड़ाई भी करेंगे तो बहाना बना के करेंगे। और अंग्रेजों का एक रूल रहा है, वो वहीं पे लड़ाई किए हैं जहां पे उनका आर्थिक हित हुआ, बिना पैसे के कहीं लड़ाई वो किए नहीं। अंग्रेज यहाँ जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे राजाओं से लड़ाई भी करते थे, तो युद्ध अगर राजा हार गए तो हारने के बाद युद्ध में जो खर्चा हुआ कौन देगा? राजा। जरूरी से ये होशियारी देखो मतलब होशियारी ये मतलब मान लीजिए कि दो व्यक्तियों में मतलब लड़ाई हुई और एक का शर्ट फट गया, जो जीता, भाई जो जीतेगा कुछ ना कुछ शर्ट तो फटेगा ही यार, कुछ भी हुआ, टी शर्ट फट गया, जो भी हुआ। अब जो समय खराब किए इसका, जो टी शर्ट फटा इसका खर्च दो, और जीत तो हम गए। ये था इनका। इन्होंने जर्मनी से भी ऐसे लिया। हाँ, इसलिए हम देखेंगे पहले विश्व युद्ध ने ही दूसरे विश्व युद्ध का बीज बो दिया। देखें, वही कारण था। और फिर तीसरा विश्व युद्ध ना हो इसके लिए क्या प्लान किए, नहीं तो तीसरा भी होता। काफी वहां पे प्लान बनाया गया। सर इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसमें जो आदमी बैठे होते थे इंग्लैंड से आते थे या व्यापारियों में से आदमी जल्दी चले जाते थे इसमें? देखो अभी यहाँ का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, अभी हम आगे आपको बताएंगे। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है या ये नियंत्रण बोर्ड है, उन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये राजनीतिक कार्यों के लिए बनाया गया है। अब ये इंग्लैंड के डायरेक्ट भले ना हो, लेकिन ये काम किसके लिए करेंगे? डायरेक्ट उनके लिए। अभी बिजनेस क्लास का काम नहीं करेंगे, तो जब ये उनके लिए काम करेंगे तो ये उनके मतलब उनका ही कार्य करेंगे, इस तरफ आएंगे नहीं। तो एक तरफ से इनका स्पेशलाइजेशन हो गया। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, और जो व्यापार में है इनकी व्यापार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। एक सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में क्या फर्क है? देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है। बोर्ड इसका नाम चेंज करेंगे, जैसे एक्ट जैसे जैसे आएगा ना ये नाम चेंज कर, कुछ लोगों को हटाएंगे कुछ लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये नाम जैसे ये जो एक्ट का नाम चेंज कर रहे हैं, देखेंगे पहले की चीजें कुछ तो उसमें मिल ही रही हैं, दोनों में सेम है, लेकिन कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। चेंज हो रही हैं तो उसी को एक अलग अधिनियम का नाम दे रहे हैं। ऐसे यहां भी कर रहे हैं। अंतर कोई खास नहीं होगा, लोगों को बढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, बस उसी को कभी बोर्ड कभी कोर्ट कभी ये ऐसे। जैसे कोई भी नया काम किया जाता है, घर वही है, घर को आपने फिर से अगर बनवाया तो कलर चेंज करा दिया, ये चीज बस यही करें। जैसे मोदी सरकार है, ट्रेनों का नाम इसमें बदल गया, लोग सर्च कर रहे हैं कौन सी ट्रेन चल रही थी, उस नाम से आता ही नहीं। फिर आइए तो यहाँ पे देखना है इसके जो कारण थे। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार, कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे पहली बार उस पर आधिपत्य किसका आ रहा है? ब्रिटिश सरकार का। क्यों आ रहा है? क्योंकि क्या बन गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहां फर्स्ट टाइम क्या आ रहा है? ये समझ पा रहे हैं? और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण, पूरा कंट्रोल प्रदान किया जाता है ब्रिटिश सरकार को। देखो पूर्ण तरीके से अगर यहाँ पे इनको यहाँ पे अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन ये अधिकार ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से नियंत्रण इनको दिया जा रहा है। मतलब अब इस देखो नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कि सरकार खुद नियंत्रण कर रही है, और दूसरा ये होता है कि एक सैद्धांतिक तौर पे दे दिया गया।
अभी यहाँ पे सैद्धांतिक तौर पर ही काम हो रहा है, हमें मान के चलना है। किस तौर पे हो रहा है? सैद्धांतिक तौर पे। लेकिन जब 1857 का विद्रोह होगा तो 1858 के अधिनियम से फिर ये सीधे डायरेक्ट कूद जाएंगे फील्ड में। अब महारानी का शासन, एलिजाबेथ है, उनका शासन शुरू हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। डेवलपमेंट इसका समझना है। और 1835 का जब अधिनियम पढ़ेंगे, 1835 ने ये 1935 भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन नियंत्रण प्रदान किया गया। शासन की शुरुआत हुई और इसमें काम का तो कुछ है, सब्जेक्ट है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया, ये पूछा जाता है, किस सन में किया गया, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ही थ्रू राजनीतिक कार्य देखे जा रहे हैं। राजनीतिक कार्य ब्रिटिश संसद, ठीक है ना, और प्रशासनिक का यहाँ पे वाणिज्यिक कार्य को भी क्या कर दिया गया, अलग। पहली बार यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल का महत्व है कि द्वैत शासन शुरू हो रहा है, एक तरफ कंपनी और एक तरफ सरकार, तो द्वैत शासन की शुरुआत। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके थ्रू हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। कभी कभी मैच करने के लिए आता है, कई ऑप्शन होते हैं तो एक ऑप्शन इसको भी रख देते हैं, समझ पा रहे हैं आप? नहीं, क्लियर हुआ? यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर जी है भारत में कंपनी के कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या? भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया है। किसको? ब्रिटिश को। मतलब अब उनका पूर्ण नियंत्रण आ रहा है। क्यों? स्पेशलाइजेशन कर दिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ जा रहा है, और यहाँ पे इधर व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ रहे हैं। कंपनी में इसीलिए डायरेक्टर होते हैं, आपने सुना है? कंपनी में आप देखते होंगे क्या होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें ये भी मान के चलना है कि द्वैत शासन की शुरुआत किस एक्ट के थ्रू होती है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वहां पे ये द्वैत शासन की शुरुआत नहीं कर पाए थे, ये बंटवारा नहीं कर पाए थे। इन्होंने बस एक तरीके से सांकेतिक कार्य किया था। इसका मतलब इन 10 सालों में इन्होंने अध्ययन किया होगा कि अब हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, तभी आगे बढ़े। ये समझ में आया कि नहीं? ये अंग्रेज बहुत धैर्य के साथ भारत में राज्य करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन है, देखिएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरची रेफर टू। डायरची का मतलब द्वैत शासन, इसे मिटा दें। द्वैत शासन वैसे अच्छा होता है कि नहीं?
बताइए आप सब भाई, द्वैत शासन अच्छा होता है कि नहीं? आप बताइए, द्वैत शासन अच्छा होता है? अच्छा। ठीक है, आप? तो कहीं ना कहीं पावर तो सर बढ़ जाती है, एक आदमी के पास में सारी ताकत नहीं रह पाती। समझ पाइए? सही है। देखो, द्वैत शासन कहते किसे हैं ये अब ध्यान देना। हर पावर का एक केंद्र होता है। द्वैत शासन में ये हो जाता है कि यहां पे किसका काम था, कार्य का बंटवारा ही सही से नहीं हो पाता। समझ में आया? जैसे आप ऐसे मानो, ये मकान है, इससे किराया लेना है किराएदार से। कभी पापा पहुंचे ये ले आए, कभी मम्मी पहुंचे ये ले आए। यहाँ पे वो कंफ्यूज ये हो जाता है, दरअसल सही मकान मालिक है कौन, किससे मैं अपनी बात कहूं। लेकिन जब एक व्यक्ति होता है तो वो सोचता है नहीं नहीं, पूरी तरीके से यही है, इन्हीं से अपनी बात कहूं। कांग्रेस की सरकार में देखो, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, या किसी सरकार में जब कभी भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार के लिए आप देखते होंगे मनमोहन को लोग बहुत कम जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वैसे भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, वो एक सोचने का बिंदु बनता है कि वो जो भ्रष्टाचार हुआ, बाबा रामदेव भी कह रहे थे मनमोहन सिंह व्यक्तिगत रूप में बहुत ईमानदार आदमी है। हर नेता ये बोल रहा था व्यक्तिगत, लेकिन राजनीतिक तौर पे बेईमान है। ये बात आप समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि राजनीतिक तौर पे बेईमान है, कि राजनीतिक तौर पे इनके पास पूरी ताकत है नहीं, फिर भी ये बने हुए प्रधानमंत्री। समझ रहे हैं? अब देखिएगा दूसरा सिस्टम, मैं डायरेक्ट शासन नहीं कर सकता, तो यहां पे क्या करूंगा, किसी अपने आदमी को बैठा दिया इसके थ्रू। जैसे गांव में आप देखते होंगे, गांव में इसमें प्रधानी का चुनाव चल रहा है, ग्राम प्रधान। आपके यहाँ तो शायद नहीं होता, होता है? यहाँ पे शायद नहीं होता, बिहार में होता हो? नहीं होता? पता नहीं। पता क्या है, फिर उस स्टेट का होने का फायदा ही क्या है जब जानकारी ना आए। कोई बात नहीं। गांव में है तो सही सर प्रधान, लेकिन वो ये नहीं पता सुन के जा रखा है कैसे क्या है। नहीं, वो तो ऐसे ही बना दिया जैसे साहब आप प्रधान है, हाँ सर, वही बाजार में वसूली चल रही। ठीक है। गांव के जो प्रधान होते हैं, यहाँ पे गांव में भी द्वैत शासन होता है, ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पे सीट आ गई ST SC जनरल। पहले जनरल के यहाँ पे ठाकुर साहब अपना प्रधानी देख रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। अब ऐसी सीट आ गई, चुनाव तो होगा, उसमें भी खड़े होंगे सब लोग, हम लड़ेंगे इस बार, हम लड़ेंगे, हम प्रधान बनेंगे, ये तो चलता ही रहता है, लोकतंत्र है। तो अब ये जो प्रधान जी हैं डायरेक्ट नहीं आएंगे, एक को उठाएंगे जो उनके यहाँ मजदूरी करता होगा, घर का काम करता होगा, आटा ले गया चक्की पे लाता होगा। अब ये जानता भी नहीं प्रधान होता क्या है, वैसे सुना है, ठीक है ठीक है, फिर उसको बताएंगे, देख भाई इस बार बनेगा तू प्रधान। ध्यान रखिएगा, उधर प्रधानी का चुनाव चल रहा है और इधर ये प्रधान जी क्या कर रहे हैं, आटे से वो चक्की से आटा ला रहे हैं, या भैंस को अपना ले जा रहे हैं। चुनाव कौन लड़ रहा है? ये। वोट किसको देना? इनको देना। ये जीत भी गए, पावर देखने में इनके पास है, लेकिन ये जो कहेंगे वही ये करेंगे। तो ये क्या हुआ? द्वैत शासन। देखने में इनके पास है और इसको यूज कौन कर रहा है? ये कर रहा है। देखने में यहां पे लगेगा कि कंपनी के पास है, अभी कुछ हुआ नहीं है। भारत की जनता को केवल कंपनी दिख रही है, कंपनी दिख रही है, लेकिन कंट्रोल किसके पास चला गया? वहां पे। और काम किसके आदमियों से करा रहे हैं? कंपनी के लोगों से। और उसमें क्या कर दिए? डिवीजन कर दिए। आ गया द्वैत। ये समझ में? द्वैत शासन होता बहुत खतरनाक है, ध्यान रखिए।
जहां भी द्वैत शासन वहां अनियमितता बहुत होती है। तो खुद से ना करके सर एक मोहरा खड़ा करवा दिया हैं? खुद से ना करके एक मोहरा खड़ा करवा बिल्कुल बिल्कुल। भारत में मोबाइल जो चोरी होता है ये भी एक प्रकार के द्वैत शासन का ही परिणाम है कि किसी को सही तरीके से यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं दी गई। आखिर ऐसा होता क्यों है? किसी बड़े आदमी का मोबाइल चोरी होता है तुरंत मिल जाता है, बाकी छीना झपटी सब चल रही है, आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, आइए क्वेश्चन देखिएगा एक। In the context of India history, the principle of diarchy refer to division of central legislation in two houses. पहला है, मैं इसको लिख रहा हूं। In the context of Indian, जहां पे इंग्लिश में समझ में बताइए, Indian history, the principle of diarchy द्वैत शासन कितना खतरनाक होता है भारत में कभी देखना हो तो शादी ब्याह के स्तर पे आप देखिएगा द्वैत शासन। एक तरफ लड़का है या लड़की है उसका शासन देखने का समझने का, दूसरी तरफ सामंत लोग बैठे हुए हैं जिनका अधिकार है कि प्यार किससे करना है वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम कैसे खुद से कर लिए, मेरे से पूछे थे क्या? होता है नहीं? समाज में ऑनर की इसी वजह से हो रहा है कि वही उसके कहने से किए होते तो सब ठीक चलता रहता, लेकिन खुद से कैसे हिम्मत पड़ी बिना मेरी इजाजत के, तो वही है। और उसी का मतलब उसी का परिणाम होता है कि यहाँ पे स्वतंत्र निर्णय सही तरीके से हो नहीं पाता, और जब स्वतंत्र निर्णय नहीं हो पाता तो ये अनियमितता जिंदगी भर बनी रहती है। तो मैं सोच रहा द्वैत शासन ना सिर्फ फेडरल सिस्टम होता होगा, पावर बढ़ जाती है। नहीं, उसमें पावर वो द्वैत शासन है, उसमें तो लिखित है ना, लिखित है, वो द्वैत शासन नहीं है, वो लिखा हुआ है। द्वैत शासन है ही नहीं, उनका अधिकार है, ये इनका अधिकार है, ये चीज द्वैत शासन इसे नहीं मतलब कहेंगे। तो भारत में आजकल द्वैत शासन जमीनी स्तर पे दिखाई देता है। हमारे एक दोस्त है बेचारे द्वैत शासन की वजह से शादी कर ली, और कभी कभी फोन करते हैं, कहते हैं यार मुझे लगता है मैं फंस गया क्या। मैंने कहा अभी मैं कैसे बताऊं तुम फंस गए कि सही चल रहे हो गई तो हो गई शादी। अब द्वैत शासन में हुई शादी में एक को बहुत अच्छा फायदा मिलता है और एक को बहुत घाटा मिलता है, दोनों होता है, बहुत फायदा और एक बहुत घाटा। द्वैत शासन में एक को बहुत फायदा मिलेगा और एक को बहुत घाटा होगा। द्वैत शासन की वजह से भारत की जनता को बहुत घाटा होगा। भारत की जनता पहचान नहीं पाएगी दरअसल दुश्मन कौन है हमारा। जैसे एक तरफ इधर मनमोहन साहब का काम चल रहा है, एक तरफ सुनिए पहचाने पर हमारा दुश्मन कौन है भाई, सही सही ये है कि ये होता है। पहला ऑप्शन है डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन इन टू हाउसेस। डिवीजन ऑफ सर ये डायरेक्ची को मतलब लेजिस्लेशन वही द्वैत, डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन इन टू हाउसेस। दो सदनों में अगर केंद्रीय विधायिका का, लेजिस्लेशन का मतलब विधायन, कानून को बनाने की शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए तो क्या उसे डायरेक्ची कहेंगे? नहीं, ये डायरेक्ची नहीं। ये समझ में आ रहा है? फिर है
इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर ऐसे ही इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया जाए दो प्रकार की गवर्नमेंट, एक सेंट्रल और एक स्टेट। यहां पर भी क्या है, द्वैध नहीं, क्योंकि सेंट्रल सेंट्रल दिख रहा है और स्टेट स्टेट दिख रहा है, वहां पे द्वैध नहीं। पावर भी सर बता रखी किसकी कौन सी। अच्छा, द्वैध शासन का एग्जांपल आप समझ सकते हैं। देखो आप सब मेच्योर हो गए, गलत नहीं लेना है। जैसे एक आदमी होता है, एक औरत होता है, तीसरा होता है, आप उसे पहचान नहीं सकते दरअसल ये आदमी है कि औरत है। इसलिए बहुत से लोगों की शादी हो जाती है, अभी ये खबर आया था शादी हो गई, एक हफ्ते बाद जान पाए दरअसल हु इज दिस। समझ में ये ऐसा आता है, आपको समझना है अपने सब्जेक्ट से जोड़ के, ये नहीं सोचना है क्या आप पहचान नहीं सकते। पहले मैं भी छोटा था, जब 10-12 साल का था, तो मैं भी नहीं जानता हु इज दिस। मैं पूछता था आंटी जी हैं क्या, फिर बाद में पता चला नहीं भाई, फिर धीरे 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 पहचान। छोटे बच्चे अब भी नहीं पहचान पाएंगे, समझना है वो द्वैत तो कितना खतरनाक होता है ये आप समझ सकते हैं, आपके समाज में आपके सामने उपस्थित। चलिए ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल दिया नहीं जाता, लेकिन समझने के लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। आइए ठीक है, और एक और है, टू सेट ऑफ रूल्स, हैविंग टू सेट ऑफ रूल्स, वन इन लंदन एंड अदर इन दिल्ली। देखना, टू सेट ऑफ रूल्स है, दो प्रकार के रूल हैं, एक दिल्ली में है, कहां है, और दूसरा कहां है, लंदन में। अब इस प्रकार के ऑप्शन को आप रख लीजिएगा, इस प्रकार के ऑप्शन को होल्ड करके चलना है, क्योंकि अगला जो ऑप्शन आएगा वो इंडिकेट करेगा कि मैं सही हूं कि ये सही है। फिर है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड इनटू द प्रोविंस इन टू कैटेगरीज। देखिएगा, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट delegated to the provinces into two categories. दो कैटेगरी, सब्जेक्ट को कितने कैटेगरी में बांट दिया गया, दो। और ये आईएएस का क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है, जो मेरे पास डाटा है। अब उसमें जो ऑप्शन दिया जाता है 1 2 3 4 4 3 1 2 ओनली 4 ओनली 2 ओनली 3 लाइक दिस, कि आप कंफ्यूज हो सके तो हो ही जाए। समझिएगा, यहां पे देखना, सब्जेक्ट में दो प्रकार के सब्जेक्ट होते थे, एक रिजर्व सब्जेक्ट होता है आरक्षित, और एक अनारक्षित। ये समझ पा रहे हैं, आरक्षित, उसे आरक्षित कर दिया गया। यहां पे मान लीजिए गवर्नर है, या यहां पे मान लो प्रधानमंत्री हैं, या मान लो ब्रिटिश के स्तर पे जिसको यहां पे ताकत दी गई उसको। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हुए आरक्षित कर दिए गए। आप देखेंगे जब महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था, उसके बाद आंदोलन वापस हुआ, और मुझे आंदोलन का नाम नहीं याद आ रहा, तो कुछ लोगों ने इलेक्शन में भाग लिया, जनता ने काफी बहुमत से जिताया, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा सब्जेक्ट दिया कि उस सब्जेक्ट में उनके पास दायित्व था, अधिकार नहीं था। अधिकार किसमें होगा, जिसमें कि कम से कम पैसा तो आए। मान लीजिए शिक्षा, एजुकेशन जैसा सब्जेक्ट है, दे दिए, अब उसमें पैसा जो अलॉट होना है उसका अधिकार है ही नहीं उनके पास, क्या करेंगे भाई। भारत में सबसे ताकतवर जो मंत्री होता है वो कौन होता है, कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो सब लोग पाना चाहते हैं, वित्त मंत्रालय। सब सोचते हैं मैं वित्त मंत्री बन ही जाऊं, फाइनेंस मिनिस्टर, देखते हैं कि नहीं। तो ये तो भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, जिसके पास जो है उसका अधिकार है, आरक्षित अनारक्षित नहीं है, सबको एक बजट अलॉट होता है। लेकिन उस समय नहीं था, उस समय आरक्षित और अनारक्षित था।
तो जो भी ताकतवर मंत्रालय होते थे या जिसमें एक प्रकार का राइट होता था, अधिकार होता था, उसको रख दिया जाता था आरक्षित में, और जो एक सामान्य सा रहता था उसे रख दिया जाता था अनारक्षित में। ये बात समझ रहे हैं? तो ये जो इस प्रकार की कैटेगरी होती है, इसी को बोलते हैं डायरकी सिस्टम, द्वैध शासन है। मतलब ताकतवर कहां पे हो जाएंगे? टू कैटेगरी जब बन गई, दो कैटेगरी। इसीलिए आप देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिए, मनमोहन सिंह के स्तर पे जब सोनिया गांधी को एक संस्था के तहत उनके अंडर में दिया गया, तो अब यहाँ पे किसको मंत्री बनना है, किसको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, कौन डिसाइड कर रहा था? मैडम। इसका मतलब मनमोहन के हाथ से पावर कुछ ले लिए गए, वहां पर भी एक आरक्षित सब्जेक्ट हो ही गया। बिल फाड़ना है मनमोहन सिंह को, फाड़ दे रहे हैं राहुल गांधी, ये खराब है। इसका मतलब कि कौन सी पावर ले ली गई? आज कोई फाड़ दे। देखिए मोदी को एक बार बोले भाइयों बहनों उसका जीना आराम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? हो ही जाएगा। क्लियर हुआ? इसे कहते हैं। बस देखो, ये क्वेश्चन जो बना हुआ है बहुत सोच समझ के बनाया गया है। अधिकांश लोगों ने किस पे मार्क किया होगा? दिल्ली और लंदन, ठीक है ना? तो कोई भी शासन अंग्रेजों का दिल्ली से तो चल ही नहीं रहा था। डायरेक्ट शासन कहां से था? लंदन से। आदेश वहां से होता था। महात्मा गांधी इसीलिए कहां जाते थे? लंदन जाते थे। गोलमेज सम्मेलन में कहां गए थे? लंदन। नहीं तो आके यहीं पे बात कर लेते, क्या दिक्कत थी? लेकिन नहीं। और अंग्रेज ऐसा करते क्यों थे? क्योंकि लंदन में क्या था, उनका अपना घर है, वहां पे वो ज्यादा सुरक्षित है, वहां पे आंदोलन का कोई डर नहीं। पता चला बीच में बैठे हुए महात्मा गांधी और दिल्ली में, और चारों तरफ से भारत की जनता घेर ली, अब दबाव बन ही जाता है। और महात्मा गांधी बोलती नहीं भाई ये तो मानना ही पड़ेगा, मैं बाहर जाऊंगा जनता को बोल दूंगा, तो बहुत बड़ा दबाव होता है जनता का। समझ पाए? ये समझ में आया कि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कैसे बनता है द्वैध शासन पे, ये आपको ध्यान देना है। अंग्रेज यहां पे क्या कर रहे हैं? यहां पर भी कैटेगरी बना रहे हैं कि नहीं? कैटेगरी बना रहे हैं, ठीक है। आरक्षित और अनारक्षित। इसीलिए घरों में आर्थिक मामलों का अधिकार किसके पास होता है? पुरुषों के पास। और अनार्थिक मामलों का अधिकार किसके पास होता है? ऐसा नहीं होता। होता है ऐसा? आपके घर में आर्थिक मामलों का अधिकार किसके पास है? मम्मी के पास या भाई के पास? मम्मी के पास। मम्मी के पास। सोचिए, मम्मी ताकतवर है। हमारे एक मित्र ने शादी की, उनसे मैंने ऐसे दिल की बात बता देते हैं। उन्होंने बोला मैं जब शादी किया तो 2 ही बात किया भाई से, क्योंकि उनके पास भी बचपना था। वो 17 साल की उम्र में शादी हो गई, तो बचपना ही था। उन्होंने कहा मैं 2 बात किया। उनको मैंने बोला कि किचन की मालकिन आप, और उसका क्या कहते हैं, और बाकी खजाने का मालिक मैं। उन्होंने कहा हाँ। फिर मैंने भी कहा ठीक है, शादी तय। उन्होंने कहा ये भाई साहब कहाँ से ट्रिक लाए थे? मतलब लोग इतना अधिकारों का ये था। वो महिला अगर अपने पर होती तो बोल देती नहीं नहीं ऐसा कर भाई, शादी कैंसिल, ऐसी की मालकिन मैं, बाकी तो। लिख लिए समझ में आया? क्लियर हुआ? तो पैसे का भी मालिक बनना है। कभी कोई ऐसा बोले तो ध्यान रखना है। हमारी बहन की शादी हुई, बहन ने पहले ही बोल दिया लड़के से, आधी सैलरी मैं लूंगी, आधी सैलरी तू रख या अपने पिता को दे, घर पे दे। अब मैं उससे बोला कि, मैंने कहा तू ऐसे डायरेक्ट बोल दे। बोली हाँ क्या हुआ? ठीक, तू दबंग लेगी इसका। ठीक, यहां तक समझ में आया। आगे देखिएगा, हमारा पेट्स इंडिया ये हो गया।
एक क्वेश्चन इसमें और आपको कराना है। आइए 1833 का चार्टर अधिनियम देखेंगे। क्या देखेंगे? चार्टर अधिनियम। यहां पे अब देखिएगा, अब यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, व्यापारिक रूप में कंपनी अभी तक काम कर रही है कि नहीं कर रही है? समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं? व्यापारिक रूप में काम कर रही है, कंट्रोल यहाँ पे ये बढ़ गया। अब कंपनी को व्यापारिक संस्था के रूप में जो काम करे उसे समाप्त कर दिया जाएगा। किसने समाप्त कर दिया जाएगा? अब ये व्यापारिक कंपनी नहीं रही, अब ये प्रशासनिक हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ सरकार कैसे, आप यही देखिएगा, किसी को कंट्रोल करना है तो कैसे करना है, अंग्रेजों से सीखना है। अंग्रेज भी कंपनी पर डायरेक्ट नियंत्रण अगर करते तो ना कर पाते, धीरे धीरे, ठीक है ना, बहुत आराम से चीजों को लेकर ये चले हैं। और जैसे आराम से लेकर चले हैं तो 1857 के विद्रोह में फिर आराम से अपनी मुट्ठी को खोले भी हैं कि लोग जब ज्यादा तंग हो गए तो फिर खोल दिए। क्योंकि अगर रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था तो क्यों किया था? गोद लेने का अधिकार था नहीं, इसीलिए तो किया था। और रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह देखिए कितना तगड़ा था, अंग्रेज तो परेशान हुए ही होंगे। 1857 का विद्रोह अगर किसी तरीके से रुक पाया, उसमें किसी ने साथ दिया तो राजाओं ने साथ दिया है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने राजाओं से साथ भी मांगा था और अंग्रेजों ने साथ दिया, राजाओं ने साथ दिया। राजा किस लिए साथ दिए ये ध्यान रखिएगा। राजा इसलिए साथ दिए कि कम से कम हमारी गद्दी तो बची रहे, तो साथ दिए। और फिर इसीलिए राजाओं को छूट दिया गया वहां। अब 1857 का जब विद्रोह होगा तो वहां पे अब ये क्या करेंगे? उस विद्रोह में आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ थे, महिला पुरुष सब एक साथ थे, कोई भेदभाव नहीं था, कोई उसमें जातिगत विभिन्नता थी नहीं, सब। इसीलिए 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है। जब आप कभी मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे तो इस टाइप से आते हैं कि था कि नहीं था, तो वहां पे एक तर्क के आधार पे चीजों को दिया जाता है। फिर ये भी होता है कि 1857 का विद्रोह पूरे भारत में फैला नहीं था। 1857 के विद्रोह के बाद से ही अंग्रेज जो रेल की लाइनें होती हैं, रेलवे का विस्तार तेजी से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे अगर कोई विद्रोह हो तो समय पर सेना टाइम से पहुंच जाए। मोदी क्यों बनवा रहे हैं अपना चीन पर अपना पूरी सड़क कि टाइम से पहुंच जाए। भारत में सैनिकों की यहाँ पे कमी थोड़ी है, मरने के लिए लोग तैयार हैं, हम चलेंगे हम मरेंगे। मतलब एक बार बोल दें, सैनिक की भर्ती अगर भारत में निकलती है तो लोग देखिए स्पीड के साथ, मतलब सैनिक की भर्ती है क्या? यही है ना कि हम जान देने के लिए देश के लिए तैयार हैं। पुलिस की भर्ती आ जाए तो उसमें आप देख लो, मतलब लोगों को लौटा दिया जाता है, नहीं भाई साहब अभी आपके जान की जरूरत नहीं, बचा के रखो। यही तो है कि नहीं? तो हमारे यहाँ तैयार है मरने के लिए, आओ बस भर्ती निकालो तुम। तो ये स्थितियां हैं, तो ये पता है, इसीलिए जब लेकिन अमेरिका में है वहां पे जान की ज्यादा कीमत है। इसीलिए अमेरिका का अगर एक सैनिक मरता है तो वहां की संसद उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हो जाती है और स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। और हमारे यहाँ इसीलिए जितने भी शांति मिशन होते हैं, सबसे ज्यादा सेना अगर कहीं की जाती है तो भारत की जाती है। श्रीलंका में जो विद्रोह हुआ था लिप्टे के साथ, सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए थे, तो कहां के मारे गए थे? इंडिया। अब यहाँ के सैनिक जा रहे हैं, वहां की सरकार ने खुद ही मारने के लिए सोच लिया कि इनके सैनिकों को अपना निपटा दो। पीस कीपिंग मिशन में भी सब बेहतर से हाँ, देशों में सोचिए, मतलब भारत की स्थिति है। इसका मतलब कि हम खुद ही चाह रहे हैं, हम जाएंगे। सैनिक की भर्ती अगर निकल रही है, पुलिस की भर्ती अगर निकल रही है और एक लिमिट से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो राष्ट्रभक्ति अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब बेरोजगारी का आलम भी बहुत बड़ा है। कोई शौक से जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है नहीं
मेरे को शौक है पुलिस बनने का, मेरे को शौक है, बस मैं अब कुछ लोग मिलते, बस भाई साहब मैं सीमा पे जाना चाहता हूँ, मैं जान लेता हूँ भाई साहब, फिर बाद में पता करता हूँ, बोलते हैं यार क्या करें, यही एक सही जॉब है, इसमें कुछ लगना नहीं है, नौकरी मिल जानी है, खाने पीने को मिलना है, वेतन मिलते रहना है, और फिर अंत में बोलते हैं यार ढंग की शादी हो जाएगी पहली रिक्वायरमेंट करवा लो, यही होती है। तो तीनों चीजें अपना फुलफिल हो ही जाती है किसी न किसी तरीके से। ये गरीबी है, और यही वजह है कि हमारे यहाँ के हमारे यहाँ पे जब सैनिक मर जाता है तो उसका बाप बोलता है कि मेरा एक बेटा और है। ये जो बड़े लोग बोलते हैं कि भारत के लोग बहुत देशभक्ति है, देशभक्ति नहीं है, हमारी वो गरीबी इस स्तर की है कि हमें देशभक्ति दिखानी पड़ती है। ध्यान रखना है, ठीक है ना। संपन्न अगर सबको एक पैरेलल लेवल पे कर दिया जाए और तब भक्ति देखा जाए तो तब उसे भक्ति बोलते हैं। क्योंकि किसी सेना में गरीब का ही बच्चा क्यों भाग लेता है सबसे ज्यादा? ये अमीर के, ये कर्नल के बेटे, किसी कर्नल के बेटे को कभी आपने देखा है कि सिपाही बनाओ? बनाए गए नहीं, छोड़। दीपिका पादुकोण किसकी बेटी है? शायद किसी कर्नल की बेटी है, जहां तक मेरे को ध्यान में। हाँ, तभी तो लंबाई इतना है उनकी, नहीं कैसे हो पाती इतनी लंबाई देखना, तो ये यहाँ की यहाँ पे चली गई। हिस्ट्री उठा के देखना है सबकी। जो भी किसी आईएएस ऑफिसर का बेटा कभी पुलिस नहीं बनेगा, मतलब कांस्टेबल की जॉब में नहीं आएगा, कभी दरोगा नहीं बनेगा, वो एसएचओ भी नहीं बनेगा। बहुत हुआ तो पीसीएस, चलो ठीक है पीसीएस बन जाएंगे काम भर। तो ये चीजें हैं, इसीलिए हमारे यहाँ की देशभक्ति थोड़ी सी अलग टाइप की है। लेकिन फिर भी सेना है, सेना में जाना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। लेकिन जो सिस्टम है ये थोड़ा सा गलत है। यदि सेना में गरीब के बच्चे जा रहे हैं, जो सामान्य तौर पे सरकारी नौकरियां हैं वहां पे जो लोग जा रहे हैं, उनकी पेंशन तो कम से कम आप देते रहिए। नेता लोग संसद में जाते हैं, ममता बनर्जी को शायद 3 या 4 पेंशन मिलती है, मुख्यमंत्री की अलग से, जब वहां से होंगी अलग से मिलेगी। तो 5 साल आप बन गए, पेंशन मिलना शुरू हो गई, बस 5 साल। और ये तो बेचारे 30 साल 40 साल नौकरी कर रहे हैं, फिर इनको पेंशन क्यों नहीं बनता है? एक मिलिट्री में जो व्यक्ति काम करता है, अपनी जान पे खेल रहा है, उसको पेंशन नहीं। ये नेता है, ये दूसरे की जान पे खेल रहे हैं, इनको पेंशन है। मतलब मैं नहीं बोलता ये गलत है, सही है, लेकिन 5 साल करने वालों के लिए आपने इनका पूरा जीवन 95 साल का सुरक्षित कर दिया, और इसका बेचारे का कुछ नहीं किया। तो ये चीजें, ये मुद्दे जल्दी उठते नहीं है, इनको उठना चाहिए। कोई बोलता भी नहीं है, क्यों नहीं बोलता है इसको? तो सर यही बात कर रहे हैं। हाँ, दिक्कत यही है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे जो है इनका लाभ सब काम चल रहा है, ये बोलेंगे नहीं। ये जो है इनमें इतना दिमाग है नहीं, अब बोलने के लिए जब तक दिमाग होगा तब तक पता चला बन गए मुख्यमंत्री, अब क्यों बोलेंगे? अब बोलेंगे तो हमारी ही जेब से जाएगा, नहीं बोलेंगे, सब ठीक है। एक बार सही ऐसे टोकरा सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था फिर उसको दबा दिया गया, शायद उठाए नहीं, ऐसा है कि नहीं? ये स्थिति है भारत की। अब मोदी मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री की भी पेंशन उनको मिलती होगी, लेकिन अब ये नहीं कि प्रधानमंत्री हैं तो चलो प्रधानमंत्री स्तर तक सीमित रहें। देखो, इसीलिए लोकतंत्र का मजा तब है जब आप राजनीति में पहुंचते हैं। राजनीति में उच्च स्तर पे पहुंचने के बाद तभी आप देखते हैं दरअसल है क्या, दरअसल देश क्या है। बाकी तो सब समझो कि ये घास फूस वाली जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है सब जिंदगी ठीक ही है। 1833 का चार्टर अधिनियम देखेंगे। का चार्टर अधिनियम
ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। केंद्रीयकरण दिशा, केंद्रीयकरण, यहां पे ये समझिएगा, ब्रिटिश भारत जिस पर ब्रिटिश का कब्जा है उस पे अब किसका कब्जा हो जाएगा, इसके तहत वहां की संसद का रेगुलेटर, वो मतलब रेगुलेट कर लेंगे। तो जब उनका रेगुलेशन हो जाएगा तो आप ये जानिएगा ब्रिटिश भारत का केंद्रीयकरण हो रहा है, क्योंकि भारत पहले बटा हुआ था। हमें जो भारत मिला वो कौन सा भारत मिला, जिसपे अंग्रेजों का नियंत्रण डायरेक्ट रूप में था, जिसपे नियंत्रण नहीं था वो रियासतें थी। और अंग्रेज इन रियासतों पर भी कब्जा कर लेते, लेकिन 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को बता दिया कि हर जगह कब्जा मत करो, कुछ अपने लोगों को पाल के रखो जो सही वक्त पे आपका साथ देंगे। ध्यान रखिएगा। इसीलिए आजादी के आंदोलन में किसी राजा ने पार्टिसिपेट नहीं किया। पढ़ लीजिए पूरा इतिहास पढ़ा के, कोई राजा आजादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया ही नहीं। क्यों नहीं किए? क्योंकि राजाओं को ये पता था यदि ये देश आजाद हुआ तो जो भी हमारे पास ताकत है ये रहेगी नहीं, क्योंकि चुनाव होगा और चुनाव लड़ने में हम सक्षम है नहीं। और चुनाव में कौन आएगा? जिसके पास योग्यता होगी, जिसके पास क्षमता होगी। मेरी बात आप, चुनाव आएगा तो लोग जागरूक होंगे, हमने जो शोषण किया हुआ है लोगों को पता चलेगा और फिर ये स्थितियां बदलेंगी। जब तक पड़े हुए हैं ठीक है अपना। आइए, तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में ये एक पहला कदम था। यहाँ पे और चीजें हमें जानना है। अब देखिएगा, अगर केंद्रीयकरण हो रहा है, भारत का केंद्रीयकरण हो रहा है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का था, अब किसका बनाया जाएगा? भारत का। अब इसका मतलब केंद्रीयकरण हो गया। ये समझ पाए आपके लिए? लिखिए। भाजपा संवैधानिक विकास को बहुत अच्छी तरीके से समझी हुई पार्टी है, इसीलिए जहां पे भाजपा की सत्ता का कोई नामो निशान नहीं होता वहां भी वो लड़ाई में आ जाती है। बंगाल में था ही नहीं कोई टक्कर में, लेकिन वो 5 साल मेहनत करती रही, धीरे 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 धीरे। और इसी पे गाना भी बना हुआ है कि धीरे धीरे क्या करना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। इसी पे तो बना हुआ है। इसका मतलब गाना लिखने वाले लोग अधिनियम को पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे? पढ़ते होंगे। जो भी गाना लिखते हैं वो अपने आप में डॉक्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा, और वो बहुत सोच समझ के चीजों को लिखते हैं। 1991 की जब इकोनॉमी पॉलिसी आती है तब फिर वहां पे गाना बनता है महंगाई महंगाई डायन तो अलग है, हमें अच्छे गानों पे जाना है। वहां पे एक बना है कि पैसे की लगा दो ढेरी, मतलब अब इकोनॉमी खुल गई, अब चिंता नहीं है। फिर उसी पे गाना बना हुआ है कि क्यों आप दूसरे देश में गए हैं, अब अपने देश में भी है रोटी। सुनिए नहीं, सब इसी पे बनता है। कोई बात नहीं।
केंद्रीयकरण की दिशा में ये एक निर्णायक कदम था। यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल इसी चार्टर अधिनियम के तहत बना दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए, केंद्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण अर्थात निर्णायक क्यों था? क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल था और भारत का बना दिए, तो केंद्रीयकरण हुआ कि नहीं हुआ? पहले मान लीजिए वो 2 बच्चों के गार्जियन थे, अब उन्हें हमने पूरे घर का गार्जियन बना दिया, तो घर का केंद्रीयकरण हुआ कि नहीं हुआ? पहले सब बटे हुए थे। ये चीज समझ पाए? और इसमें क्या था? इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास दे दी गई। सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां, वहां पे शक्तियां बटी हुई थी और यहाँ पे दोनों शक्तियां, नागरिक और सैन्य शक्तियां इसमें नहीं थी। सिर्फ उस वाले में जो आपने बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, उसमें भी तो नागरिक और सैन्य एक ही के पास थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक स्तर पे काम कर रहा था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक स्तर पे काम कर रहा था और दोनों का सुपरविजन पहुंचता था ऊपर तक। लेकिन यहाँ एक ही व्यक्ति को हमने ये अधिकार दे दिया, तो अब ये बातें ज्यादा केंद्रित होकर पहुंचेगी। 2 व्यक्तियों से सूचना लेना और एक से लेना। इसलिए आप देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कैबिनेट मीटिंग क्यों करते हैं? ध्यान रखिएगा, कैबिनेट में हर क्षेत्र का अपना एक मंत्री होता है, गृह मंत्री, ये मंत्री, ये मंत्री, ये मंत्री। केंद्रीयकरण का मतलब होता है ये ताकत, और ये ताकत स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब इनके पास पूरी पावर होगी इनके क्षेत्र की, और ये पावर यहां पहुंच रही है। और इन्हीं में अगर हम इनको एक ना रख के यहीं पे 2 कर दें, तो 2 लोगों को रख, तो उतना केंद्रीयकरण नहीं होगा। भारत में इसीलिए अभी तक कितने प्रधानमंत्री हैं? एक है। मान लीजिए यहाँ पे 2 प्रधानमंत्री हो जाएं और दिक्कत हो जाएगी, केंद्रीयकरण होगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसलिए कैबिनेट मंत्रियों की जब बैठक होती है तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को ये डायरेक्ट बताते हैं, तो इनकी क्या स्थिति है ये जानते हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति के अंदर ही ये सारी चीजें देखते हैं। इसके आगे हमको देखना है, तो इस एक्ट ने एक सरकार का निर्माण भी कर दिया, और कैसी सरकार है ये हमें देखना है। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है ना? और किस एक्ट के थ्रू? 1833 के तहत। और कहां पर गवर्नर को गवर्नर जनरल पर नाम दिया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और उसके अंतर्गत बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर आ गए थे। रिलेट करके पढ़ना है। क्या टाइम हो गया? 5 मिनट है। ठीक है। यहाँ पे सरकार का निर्माण भी रहता है। और यहाँ पे ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण होता है। ब्रिटिश कब्जे वाले, ये लिखना नहीं, बस समझ लेना। ब्रिटिश कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर पूरे
तरीके से नियंत्रण। चलिए इसके आगे में क्वेश्चन भी है। चलिए आप सब ये बताइए, आरक्षण अच्छी चीज होती है कि नहीं? रिजर्वेशन तो लेके आए थे सर रिजर्वेशन, तब तो सर इसलिए लेके आए थे कि जो भाई मेरे से पीछे रह गया उनको अपने साथ में ले लूं सर। लेकिन अभी सर ये नहीं पता कौन बंदा पीछे कौन आ गया, उनको मिल जा रहा है सर रिजर्वेशन। ये सही, अब तो ले लो जो मिले, है कि नहीं? अब स्थिति उल्टा हो गई। अब तुम अच्छा, आरक्षण से अगर पुलिस में थर्ड जेंडर को आरक्षण है कि नहीं? जो लोग इस प्रकार से बोलते हैं इनको होना चाहिए, इनसे जो फायदा होगा, मैं सुझाव देता रहता हूँ। अगर इनको पुलिस में भर्ती कर दिया जाए तो महिला पुलिस और पुरुष पुलिस दोनों का काम कर देंगे, दोनों का काम कर सकते हैं, इससे दोनों काम चल सकता है भारत सरकार का। अच्छा इससे क्या होगा? फिर एक दिक्कत ये भी तो होगी ना, वो जो महिला के साथ महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, वो दिक्कत उठा देगी सर। तो दोनों का अच्छा एक चीज और हो सकता है, जो व्यक्ति ना सुधरता हो उसके यहाँ पे थर्ड जेंडर वाली पुलिस भेजा जाए कि भाई साहब अब आप यहाँ ये पुलिस जाएगी, आप मान नहीं रहे हो काफी दिन से, ये पुलिस जाए तो जो सही है उनके यहाँ। तो 3 पुलिस होनी चाहिए भारत में। देखो मैंने भी सर ऐसा सोचा था। है? मैंने सर पता जैसे ये जैसे आंदोलन नहीं होते सर, हाँ पानी की बौछार नहीं करते सर, वो जाते नहीं है, ये तो सेफ्टी टैंक वाला पानी होता है ना सर, हाँ। ये बौछार करना चाहिए ना, ये अपना ताली बजाते हुए वहां पे अपना पहुंचे डांस करते हुए कि क्या कर रहा है, जा भाई जा। तो यहाँ पे कहने का मतलब आप ही मानिएगा, थर्ड जेंडर के स्तर पे जो इतनी दिक्कतें आई हैं इसीलिए आई हैं। अगर इनको नौकरी दे दी जाए तो इनका जीवन स्वाभिमान से युक्त हो जाए। किसी को मांगना है, किसी को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता, ये इनकी कमजोर स्थितियों का परिचय है। और दूसरा, भारतीय समाज में जो सबसे बेकार स्थिति है कि वो एक लड़का या लड़की है जो हमें आपके द्वारा ही वो उसका भी जन्म होता है, ऐसा नहीं कहीं बाहर से आता है, लेकिन घर के लोग ही उसको निकाल देते हैं। समझ ना, किसी का भी भाई बहन हो सकता है। और ये प्रॉब्लम 16-17 साल के बाद ये होता है, किसी में हो भी जाता है। तो सोचिए, अपने बच्चे को ही लोग घर से निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये एक रूढ़वादी व्यवस्था है और इसीलिए ये क्रिएट हो रहा है। और हमने बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे दिया और इस समस्या को सुधारने के लिए भी लोगों को पहले खुद से सुधरना। इसीलिए कोई भी समस्या देखो तो उसमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हम क्या सुधार कर सकते हैं।